हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल आरपीएससी ड्रीमर। आई होप आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो आज हम जो आरएस मेंस के अंदर लास्ट 65 डेज़ अब बचे हैं हमारे पास, तो उसके लिए क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए उसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि हम जो है पर्टिकुलरली किन टॉपिक्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करें जहाँ से हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा अचीव कर सकते हैं, अपने स्कोर को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम में जो स्टूडेंट्स बैठते हैं उनकी क्या क्या कैटेगरीज़ होती हैं। ठीक है, तो इसमें ब्रॉडली जो है 3 कैटेगरीज़ के स्टूडेंट्स बैठते हैं। एक जो कैटेगरी ए जो होती है उसमें बैठते हैं जो रिपीटर्स होते हैं प्लस सेलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं जो किसी न किसी आरएस के थ्रू जो है जो अलाइड सर्विसेज या फिर जो प्रॉपर सर्विसेज जिनको वो प्रॉपर मिल नहीं पाई थी उस टाइप से जो स्टूडेंट्स होते हैं वो बैठते हैं, जो रैंक इम्प्रूवमेंट का जो है उनका गोल रहता है। दूसरे होते हैं वो रिपीटर्स जो कि नॉन सेलेक्टेड हैं, जो 2-3 बार अटैम्प्ट दे चुके हैं बट उनको जो है फाइनल सिलेक्शन उनका नहीं हो पा रहा है, ये कैटेगरी बी में आते हैं। और कैटेगरी सी के अंदर जो स्टूडेंट्स आते हैं वो आते हैं फ्रेशर्स, ऑल टुगेदर फ्रेशर्स। तो इनके ऊपर रहेगा और मेरा जो मेन फोकस है वो इन फ्रेशर्स के ऊपर ही रहेगा कि इन फ्रेशर्स को इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम के अंदर कैसे अटैम्प्ट करना चाहिए पेपर को, उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बोल देता हूँ, जो कैटेगरी ए और बी के जो स्टूडेंट्स हैं इनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका रहता है। ठीक है, इनका मोस्टली जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाता है। बस ब्रॉडली ये कि कभी कभी जब सिलेबस में चेंज आता है तो वो 10 to 15% जो एक्स्ट्रा सिलेबस ऐड ऑन होता है उसके लिए इनको मेहनत करनी पड़ती है। नोट्स वगैरह रिफाइनमेंट पे इनको फोकस रहता है जनरली, और वैल्यू एडिशन के ऊपर और टेस्ट प्रैक्टिस पे ये जनरली बच्चे जो है फोकस करते हैं। जबकि जो फ्रेशर्स होते हैं, फ्रेशर्स को भी आप 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड कर सकते हैं। एक कैटेगरीज तो वो जिनका सिलेबस अब कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, वो तो अब ये जो है रिवीजन मोड के अंदर है और इनको टेस्ट के ऊपर फोकस करना होता है। दूसरे वो फ्रेशर्स जिनका सिलेबस अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, और मैं इन्हीं के ऊपर जो है ये पर्टिकुलर वीडियो लेके आया हूँ कि अब लास्ट के कुछ टाइम में आपको किन पर्टिकुलर टॉपिक्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए जहाँ से आपका जो आउटपुट है वो मैक्सिमम हो सके। और ये सिर्फ इन्हीं के लिए नहीं है, ठीक है, जो दूसरे बच्चे भी हैं वो भी आप इस पर्टिकुलर जो स्ट्रेटजी है उसको फॉलो कर सकते हैं कि हमको जो है विशेषता हर एक जो सब्जेक्ट है उसके अंदर कौन से ऐसे पर्टिकुलर सब सेक्शंस हैं जिस पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो रिपीटर्स हैं और जो ऑलरेडी सेलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं, तो इनके लिए देखिए मेरी कोई पर्टिकुलर एडवाइस नहीं रहेगी क्योंकि ये ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुके हैं, तो इनको पता है कि किस स्ट्रेटजी से काम करना है। तो इनके मोस्टली नोट्स वगैरह भी अच्छे ही रहते हैं। ठीक है, वो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिस वजह से रैंक का ऊपर नीचे आना तो बहुत सारी चीज़ों मैटर करता है, बट इनका जो है मोर और लेस तैयारी अच्छी रहती है। तो ये बच्चे जनरली रिवीजन कर सकते हैं, मॉक टेस्ट वगैरह लगा के डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हो गया, जो अपने वीक एरियाज़ है उसके ऊपर फोकस कर सकते हैं। मान लीजिए क्योंकि हमारे पास क्या होती है कि कॉपीज़ वगैरह ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल होती है लास्ट ईयर की, तो उसमें मान लीजिए कि जैसे पेपर 1 है जिसमें किसी का हिस्ट्री वाला पोर्शन है और उसमें भी जो राजस्थान हिस्ट्री है उसमें लास्ट टाइम उसका स्कोर कम आया था, ठीक है, या फिर जो वर्ल्ड हिस्ट्री है उसमें उसका स्कोर कम आया था, आर्ट एंड कल्चर के अंदर उसका स्कोर कम आया था। तो इस पर्टिकुलर एरियाज़ पे वो फोकस कर सकते हैं जो वीक एरियाज़ है उनके। ठीक है, जैसे इकोनॉमिक्स है किसी की अगर वीक रहेगी लास्ट टाइम पे तो उस पर फोकस कर सकता है वो, तो इन वीक एरियाज़ के ऊपर फोकस रख सकता है। और सबसे बड़ा एडवांटेज जो रिपीटर्स और सेलेक्टेड स्टूडेंट्स का ये रहता है कि इनको अपने वीक एरियाज़ का पता होता है। ठीक है, तो प्लानिंग क्या हो सकती है, तो सबसे पहले आप वीकली एक पर्टिकुलर GS1 को स्टार्ट कीजिए। GS1 में आपका सिलेबस कवर्ड है तो एक वीक में इसको कंप्लीट करिए सिलेबस को, और इसका संडे को टेस्ट लगा सकते हैं आप। ठीक है, फुल लेंथ टेस्ट। तो ऐसे 4 वीक यानी कि 1 महीने के अंदर आप जो है टोटल 4 टेस्ट ये लगा देंगे वीकली। इसके अलावा आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। पेपर 4 पे आपको विशेष ध्यान देना है क्योंकि यही स्कोर मैक्सिमाइजेशन पे रहेगा। ठीक है, इसको आपको डेली जो है 1.5 से 2 घंटा देना ही देना है क्योंकि आपका कोर्स ऑलरेडी कवर्ड है। इनोवेटिव मेथड्स पे अपन ध्यान दे सकते हैं, जैसे फ्लो चार्ट्स हो गए, डायग्राम्स हो गए, इन चीज़ों के ऊपर फोकस करना चाहिए। ठीक है, और ये टाइम ऐसा है जो फर्स्ट 30 डेज़ है, शुरुआत के जो अभी 65 में से शुरुआत के 30 डेज़ है, इसके अंदर अगर आप चाहें कि कोई एरिया आपका वीक है मान लीजिए, तो उसमें आप कोई नया कंटेंट भी देख सकते हैं, आपके पास ये स्कोप अभी भी है। ठीक है, दूसरे आते हैं रिपीटर्स जो कि नॉन सेलेक्टेड है। तो इनको सबसे पहले उन रीजंस का पता लगाना पड़ेगा, उन कारणों का पता लगाना पड़ेगा जहाँ से उनका स्कोर कम आया है। ठीक है, उसके अलावा अपनी मार्कशीट्स का एवेल्यूएशन कीजिए कि भाई GS1 में अगर मेरा स्कोर कम आया है तो मेरे को GS1 पे ज़्यादा फोकस करना है। GS2 मेरा ठीक था तो GS2 पे उतना फोकस नहीं करना है, उसको मेंटेन करके रखना है। GS3 में अगर स्कोर कम है तो उसके ऊपर ध्यान देना है, कुछ इस प्रकार से। तो इनका प्लानिंग क्या रह सकती है, तो जो फर्स्ट के 30 डेज़ है इसमें आपको रिवीजन के ऊपर फोकस करना है और वैल्यू एडिशन करना है, यानी कि अपने नोट्स वगैरह हैं जिस नोट्स में कमी है उस नोट्स को आप वैल्यू एडिशन कीजिए उसके अंदर, और आंसर राइटिंग आपको करनी है। लास्ट के 35 डेज़ के अंदर आप ये काम कर सकते हैं कि आपके शॉर्ट नोट्स को आप प्रिपेयर कर सकते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके शॉर्ट नोट्स को आपको प्रिपेयर करना है।
ऑडियो नोट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं और लास्ट चीज़ टेस्ट वगैरह आपको देने हैं, ठीक है। तो ये जो है नॉन सेलेक्टेड स्टूडेंट जो है रिपीटर्स, उनके लिए हो गया। अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो फ्रेशर्स हैं और जिनका सिलेबस ऑलरेडी कवर्ड हो चुका है। तो इनको सबसे पहले क्या करना है, जिनका सिलेबस कवर हो चुका है वो पहले स्टार्टिंग के जो 30 डेज़ है उसके अंदर आप एक काम करिए कि जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं उनको देखिए, उसके पैटर्न को एनालाइज़ कीजिए कि पर्टिकुलर जैसे आपने इकोनॉमिक्स उठा लिया तो आप ये देखिए कि स्कीम्स का कितना इंपॉर्टेंस है। तो आपको ये पता चलेगा स्कीम्स, अगर आपका 65 मार्क्स का पेपर है तो स्कीम्स जो हैं लगभग 30 to 35 मार्क्स कवर कर रही है। दूसरा है कि एनालिसिस ये करिए कि आपके पास 3 इकोनॉमिक्स के पोर्शन है, राजस्थान, इंडिया एंड वर्ल्ड। अब इसमें आपको पता चलेगा राजस्थान और इंडिया वाला पोर्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपितु वर्ल्ड के, तो इसको कम समय देना है आपको, इसको ज़्यादा टाइम देना है, ठीक है। इस पे वर्ल्ड वाले पे जनरली जो सवाल है वो पूछे जाते हैं क्लाइमेट चेंज के ऊपर मोस्टली, ठीक है। तो इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना है आपको। अगला चीज़, जब आपका सिलेबस ये कंप्लीट हो रखा है तो आपको टेस्ट को अटैम्प्ट करना है, ठीक है। चाहे आप जो है सेक्शन वाइज टेस्ट भी अटैम्प्ट कर सकते हैं, जैसे हिस्ट्री का टेस्ट हो गया, इकोनॉमिक्स का टेस्ट हो गया, ये भी कर सकते हैं। और इसके बाद जब लास्ट के 35 दिन बचते हैं आपके पास, तब आप जो है फुल लेंथ टेस्ट दीजिए। फिर फोकस करना है आपको आंसर स्ट्रक्चरिंग पे, ठीक है। ये यहाँ फ्रेशर्स हमेशा गलती करते हैं, आंसर का स्ट्रक्चर जो है किस प्रकार से रहेगा उसके ऊपर भी आपको फोकस करना है, क्योंकि आपका ऑलरेडी सिलेबस कवर हो चुका है इस वजह से, ठीक है, ये चीज़। दूसरा, ऑडियो नोट्स के ऊपर आपको अगर लास्ट में जो है 35 डेज़ बचते हैं तो उस समय आपको ऑडियो नोट्स बना सकते हैं। और इससे रिलेटेड जो वीडियो है वो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है कि ऑडियो नोट्स को कैसे बनाना है और कितना उसका इंपॉर्टेंस रहता है, ठीक है। और 3 से 4 बार आपको कम से कम रिवीजन करना ही करना है, ठीक है। एक टेंडेंसी होती है क्योंकि आप मेंस का एग्ज़ाम लिख रहे हैं, यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव पैटर्न नहीं है, तो इस वजह से क्या है कि आपको बहुत सारी चीज़ें आप भूलेंगे, ठीक है। तो उसके ऊपर जो है आपको रिवीजन के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। दूसरा, जिन बच्चों का सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है उनको सबसे पहले अपना सिलेबस उठा के उन सभी टॉपिक्स को मार्क करना है जो अभी तक कवर आपने नहीं किए हैं, और उसको फिर वेटेज देना है एज़ पर देयर इम्पोर्टेंस, ठीक है। दूसरा, उन थीम्स और टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करना है जहाँ से आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं, ठीक है, जिनका हर बार हर साल एग्ज़ाम के अंदर मार्किंग पैटर्न ज़्यादा है, अच्छे मार्क्स सवाल पूछे जाते हैं। दूसरा, अब आपको टाइम कैसे डिवोट करना है, तो आपको 70 से 80% टाइम जो अपनी पढ़ाई में, स्टडिंग में डिवोट करना है, ना कि प्रैक्टिसिंग। अभी आपको शुरुआत में जो जो टॉपिक्स आपके कवर्ड नहीं हैं उनको आपको पढ़ना है, उसका रिवीजन करते रहना है, ठीक है। और प्रैक्टिसिंग का टाइम ये मान लीजिए अगर आप 10 घंटे देते हैं तो 10 में से 8 से 9 घंटे जो है आप अपने सिलेबस को कवर करने पे देंगे, और 1 से 2 घंटे का जो टाइम है उस पर आप राइटिंग प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। दूसरी चीज़ कि जो फर्स्ट जो हमारे लगभग 40 डेज़ हैं, फर्स्ट 40 डेज़ जो है इसमें आपको जो है सिलेबस कवर करने पे ध्यान देना है, पहली चीज़ तो। दूसरा, रिवीजन के ऊपर फोकस करना है। और लास्ट के जो आपके डेज़ हैं, लास्ट के आपके जो 25 डेज़ हैं, इन 25 डेज़ के अंदर आपको क्या करना है कि 4 तो फुल लेंथ टेस्ट लगाने हैं, क्योंकि आपका सिलेबस अब कवर हो चुका होगा, तो आप 4 फुल लेंथ टेस्ट लगा दीजिए ताकि आपकी जो है रिदम बन जाएगा, फ्लो बन जाएगा। दूसरे, सेलेक्टिव ऑडियो नोट्स बनाइएगा, जहाँ पे मान लीजिए जब आपका सिलेबस कवर हो जाएगा तो आपको कुछ चीज़ों पे ये चीज़ आइडेंटिफाई हो जाएगी कि भाई जैसे मान लीजिए आपका साइंस एंड टेक है, इसमें टेक वाला पोर्शन है, ये आपने सिलेबस तो पढ़ लिया बट आपको चीज़ें याद नहीं रह रही है, ठीक है। मान लीजिए आपका डाटा प्रोटेक्शन बिल है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, तो डाटा प्रोटेक्शन बिल जो है आपको याद नहीं रह रहा है इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो इसका एक ऑडियो नोट बना लीजिए, यानी कि टॉपिक वाइज ऑडियो नोट बना सकते हैं आप, ठीक है। और फिर रिवीजन तो आपको करते ही रहना है, ठीक है। टेस्ट पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है क्योंकि आपका सिलेबस अभी तक कवर नहीं हुआ है, ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब मैं आपको जो है एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि आपको चारों जनरल स्टडीज़ के अंदर किन किन चीज़ों के ऊपर फोकस करना है, जो वो स्टूडेंट्स जिनका सिलेबस अभी तक कवर नहीं हुआ है या जिनका हो भी गया है वो भी ये स्ट्रेटजी को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ आपको जनरल स्टडीज़ 1 की, तो GS 1 में अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो अगर आपका सिलेबस कवर नहीं हुआ है या हो भी गया है तो भी आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है मॉडर्न राजस्थान हिस्ट्री पे, ठीक है। पहली चीज़ तो राजस्थान की मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर फोकस करना है, और दूसरी चीज़ फोकस करना है आपको राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर, ठीक है, इसके ऊपर फोकस करना है। इसमें भी आपको किन चीज़ों पे फोकस करना है, एक तो लैंग्वेज डायलेक्ट्स वगैरह पे फोकस करना है, भाषा पे ऊपर ध्यान देना है आपको। दूसरी चीज़ लिटरेचर के ऊपर फोकस करना है, और तीसरी चीज़ आर्किटेक्चर के ऊपर फोकस करना है, ठीक है। आर्किटेक्चर में चाहे टेम्पल आर्किटेक्चर हो गया, चाहे हमारे पास जो फोर्ट आर्किटेक्चर हो गया, इन सभी के ऊपर आपको फोकस करना है, ठीक है। ये आर्ट एंड कल्चर वाला पोर्शन रहेगा
और तीसरी चीज़ आपको म्यूज़िक के ऊपर फोकस करना है। ये राजस्थान आर्ट एंड कल्चर का रहेगा। उसके अलावा आपको वर्ल्ड हिस्ट्री के ऊपर फोकस करना है, ठीक है। वर्ल्ड हिस्ट्री लगभग 15 to 17 मार्क्स की आपकी ये आती है आउट ऑफ 75 मार्क्स, ठीक है। तो इस 75 मार्क्स में से वर्ल्ड हिस्ट्री बहुत लिमिटेड है। आप जो है इसको कोशिश कीजिएगा, RBSC बोर्ड की मैंने बुक्स डाल रखी है आपके टेलीग्राम चैनल के ऊपर, तो वहाँ से आप जो है इस वर्ल्ड हिस्ट्री को सबसे पहले कवर करने की कोशिश कीजिएगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप ये देखिए हिस्ट्री को आप रैंडम मत उठाइएगा। अगर 75 मार्क्स का है तो इसको बाइफरकेट कीजिए। 15 से 17 मार्क्स की आपकी वर्ल्ड हिस्ट्री आती है, बहुत ही लिमिटेड कोर्स है, तो इसको करने की सबसे पहले कोशिश कीजिएगा। आपको पता चलेगा एक 10 मार्क्स का सवाल आएगा, एक 5 मार्क्स का सवाल आएगा, एक 2 मार्क्स का सवाल आएगा, तो इसको आप जो है बहुत अच्छे से कर सकते हैं। 2 मार्क्स के सवाल को अगर हम छोड़ भी दें तो आप 15 मार्क्स का पेपर जो है अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगली चीज़, जो इंडिया का आर्ट एंड कल्चर है उसके ऊपर फोकस कीजिए, ठीक है। मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री के ऊपर आपको इतना ध्यान नहीं देना है, जितना आपने पढ़ लिया ओके, वेल एंड ओके। नहीं है तो आपको शॉर्ट नोट्स कुछ भी आपको मिल जाए, जहाँ से भी कोई कोचिंग का छोटा मोटा शॉर्ट नोट्स मिल जाए, उससे आप कवर कर लीजिएगा मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री को। 1-2 रीडिंग मार के आपको एक ब्रॉड ओवरव्यू हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है इंडियन आर्ट एंड कल्चर पे। और जो मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री के मैंने अपने एक शॉर्ट नोट्स बिल्कुल क्रिस्प बना रखे थे, अगर आपको चाहिए तो मैं टेलीग्राम चैनल पे उसको अपलोड कर दूँगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। लेकिन इंडियन आर्ट एंड कल्चर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिसके ऊपर आपको फोकस करना है, जैसे कि सूफ़ी और जो भक्ति मूवमेंट है वो, ठीक है। एक तो इस चीज़ के ऊपर फोकस करना है, एक लिटरेचर के ऊपर फोकस करना है आपको, ठीक है। और एक टेम्पल आर्किटेक्चर के ऊपर फोकस करना है, मंदिर स्थापत्य के ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। ये हिस्ट्री वाला पोर्शन हो जाएगा आपका। दूसरा, इकोनॉमिक्स के अंदर अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक्स आपके 65 मार्क्स की जो आती है उसमें आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है इंडिया प्लस राजस्थान, और इसमें भी सबसे पहले आप राजस्थान के ऊपर फोकस कीजिएगा। वर्ल्ड को अगर आपका सिलेबस कवर्ड नहीं है एक बार के लिए स्किप कर दीजिएगा। लास्ट में जब टाइम बचे तो आप एक क्लाइमेट चेंज का कोई पर्टिकुलर टॉपिक जो है आप देख सकते हैं। अदरवाइज़ जो है सबसे पहले आपको, क्योंकि ये लगभग 30 मार्क्स की आती है, ये भी लगभग जो है 25 to 30 मार्क्स की आती है, इंटरचेंजेबल है, ठीक है। तो आपको इस पर फोकस करना है। सबसे पहले आप कोशिश कीजिए कि भाई मेरी राजस्थान की इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो जाए, फिर इंडियन को कंप्लीट हो जाए, ठीक है। उसके अलावा जो 3 छोटे सब्जेक्ट्स हैं, सोशियोलॉजी, मैनेजमेंट एंड अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, ठीक है। इसके ऊपर आपका अगर सिलेबस कवर्ड है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो सोशियोलॉजी और अकाउंटिंग ऑडिटिंग, इन कोई भी पर्टिकुलरली 2 टॉपिक्स ऐसे, या तो ये सोशियोलॉजी अकाउंटिंग ऑडिटिंग या सोशियोलॉजी मैनेजमेंट या मैनेजमेंट अकाउंटिंग ऑडिटिंग, इनमें आपको 60 में से 40 मार्क्स के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस करना है। 2 टॉपिक्स जो है, 2 सब्जेक्ट्स जो है, इसको स्ट्रॉन्ग कर लीजिएगा एज़ पर योर चॉइस, जिसका भी आपको सहूलियत लगे, आपको कंटेंट जो है जल्दी प्रिपेयर करने में आसानी रहे तो वो कर सकते हैं आप, ठीक है। ये आपका जनरल स्टडीज़ 1 की स्ट्रेटजी रह सकती है। अगर मैं जनरल स्टडीज़ 2 की बात करूँ तो इस पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है। इट इज़ योर स्कोरिंग जोन, ठीक है। इसमें आपको एथिक्स के ऊपर फोकस करना है, ठीक है। एथिक्स का जो 65 मार्क्स का पेपर है इसके ऊपर फोकस करना है। साइंस एंड टेक की बात करूं तो इसमें टेक्नोलॉजी के ऊपर आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। टेक्नोलॉजी में वही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, IoT, बिग डाटा, क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है। इन सब चीज़ों के ऊपर, नैनो टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, इनके ऊपर सबसे पहले फोकस कीजिएगा टेक वाले पोर्शन पे, क्योंकि टेक वाला पोर्शन जो है ये 75 मार्क्स का आता है। उसमें से आपका टेक वाला पोर्शन जो है लगभग 25 से 30 मार्क्स का यह अकेला कवर करता है। दूसरी चीज़, जब आपका टेक हो जाए तो फिर बायोलॉजी को उठाइएगा। बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको आप कवर करने की कोशिश कीजिएगा, और उसके बाद आपको फिजिक्स उठानी है और उसके बाद केमिस्ट्री उठानी है। इसी क्रम में आपको उठाना है। सबसे पहले टेक कवर कीजिएगा, फिर बायोलॉजी, देन फिजिक्स एंड देन केमिस्ट्री, इस तरीके से फोकस कीजिएगा। थर्ड आता है ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी में आप ये देखिए कि सबसे पहले आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी कवर करनी है। बहुत ही छोटा कोर्स है और आपका लगभग 10 to 15 मार्क्स का ये कवर करता है आउट ऑफ 65 मार्क्स, ठीक है। तो वर्ल्ड पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, और उसके बाद जब आपका वर्ल्ड कवर हो जाए तो फिर आप राजस्थान की ज्योग्राफी पे ध्यान दीजिएगा। लगभग 25 to 30 मार्क्स के अराउंड ये राजस्थान की ज्योग्राफी रहती है, एंड देन यू हैव टू जंप ऑन इंडियन ज्योग्राफी, ठीक है। इंडियन ज्योग्राफी काफ़ी वास्ट है और इतना स्कोरिंग जोन रहता नहीं है, बट ये ईजी है। अगर आपने प्रीलिम्स की तैयारी में किया ही होगा ये, तो ज्योग्राफी के ऊपर इतना फोकस आपको नहीं करना है। बस आप वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल है इसके ऊपर हमेशा फोकस कीजिएगा। इससे एक सवाल पक्का बनता है, 2, 5 या 10 नंबर का हर बार ही पूछा जा रहा है, ठीक है। ये चीज़ हो गई। और लास्ट जनरल स्टडीज़ 3 आता है। जनरल स्टडीज़ 3 के अंदर आपको क्या करना है, पॉलिटी है। पॉलिटी में आप जो है ऑलरेडी आपने प्रीलिम्स की जब तैयारी करी होगी तो बहुत सारी चीज़ें पढ़ रखी होगी, लेकिन आपको कुछ चीज़ों पर फोकस करना है। डायनेमिक्स पे जो आपका एक टॉपिक है ना, राजनीतिक गत्यात्मकता, उसमें आपको ध्यान देना है
कि पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या होती हैं, ठीक है, इन सब चीज़ों के ऊपर आपको फोकस करना है। दूसरी चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है इस जनरल स्टडीज़ 3 का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इस टॉपिक को आपको बहुत स्ट्रॉन्ग करके जाना है, ठीक है। ये आपका 65 मार्क्स का पेपर है। पॉलिटी जो है कभी कभी डंप कर सकती है हमको। पॉलिटी जो 75 मार्क्स की पॉलिटी आती है, इसमें IR भी आता है, इंटरनेशनल रिलेशंस भी आता है, और हो सकता है कि इसके अंदर हमारा स्कोर उतना ना बैठे। लेकिन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक ऐसा टॉपिक है जो आपको बहुत अच्छा स्कोर प्रोवाइड करवाएगा। तो सबसे पहले जनरल स्टडीज़ 3 में अगर आपका सिलेबस कवर्ड नहीं है या जिनका कवर्ड भी है, वो सबसे पहले पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे जितना अच्छा हो सके उतनी अच्छी कमांड बनाने की कोशिश कीजिएगा आप, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है। और इससे रिलेटेड मैंने कंटेंट जो है अपना डाल रखा है वहाँ पे, और इसके अलावा जो बुक्स वगैरह हैं, सोर्सेज वगैरह हैं, उसका भी वीडियो मैंने कवर कर रखा है। फिर 3 छोटे सब्जेक्ट्स आते हैं, लॉ, स्पोर्ट्स एंड योगा, एंड थर्ड आता है बिहेवियर। अब मैं एक चीज़, ये जो बिहेवियर वाला टॉपिक है इस पर बहुत फोकस कीजिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको 20 में से लगभग 12 to 13, 14, 15 मार्क्स तक फैच करवा सकता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। स्पोर्ट्स एंड योगा पर ठीक है ध्यान देना है, बट इतना ध्यान नहीं देना है क्योंकि ये हमेशा ही इतना अनकन्वेंशनल पेपर आता है। लास्ट के 2 बार आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देख लीजिएगा, आपको ये पता चलेगा कि इसमें हार्डली इवन जो टॉपर्स भी थे वो 6 to 7 मार्क्स स्कोर करते हैं, ठीक है। तो इस पर उतना फोकस नहीं करना है, और आप जो है अगर इसको कम भी पढ़ के जाओगे तो आपका स्कोर 3 to 4 रहेगा। तो ये जो मार्जिन है, ये मार्जिन हमेशा ही कम रहेगा, ठीक है। तो इसलिए इसको इतना टाइम आपको नहीं देना। लॉ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें राजस्थान का जो टीनेंसी एक्ट है और जो लैंड रेवेन्यू एक्ट है, इनको सबसे पहले आपको कवर करना है, ठीक है। और इसकी स्ट्रेटजी मैंने लास्ट वीडियोस में बता रखी है कि कैसे आपको कवर करना है, ठीक है। बेयर एक्ट को पढ़ना है, लेकिन बेयर एक्ट को पढ़ने की एक स्ट्रेटजी है कि आप जो नोट्स हैं कोचिंग के, उसमें जो टॉपिक्स दे रखे उसको बेयर एक्ट के थ्रू पढ़ें, ठीक है। राजस्थान का लैंड रेवेन्यू एक्ट, टीनेंसी एक्ट, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो लॉ के ऊपर आपको ध्यान देना है और बिहेवियर के ऊपर ध्यान देना है। स्पोर्ट्स योगा को इतना फोकस नहीं करना है आपको, ठीक है। और बिहेवियर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। NCERT इसको आपको कवर करना है, ठीक है। NCERT से ही ये टॉपिक कवर आपका होगा, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब जनरल स्टडीज़ आती है 4। अब जनरल स्टडीज़ 4 के अंदर एक आता है आपका हिंदी वाला पोर्शन। तो मैं आपको बता देता हूँ, 50 मार्क्स की जो है वो आपके उसमें संधि आती है, उपसर्ग आते हैं, प्रत्यय आते हैं, बहुत सारी चीज़ें आती है। इसके ऊपर आपको ध्यान देना है क्योंकि ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अगर आप सही लिख के आएँ तो आपको स्कोर मिलेगा। और इसके अंदर बच्चे जो है जनरली 35+ आराम से स्कोर कर सकते हैं। एंड 35+ इज़ अ वेरी गुड स्कोर, बहुत अच्छा स्कोर है। और जो बचा हुआ 70 मार्क्स का है, ये कॉम्प्रिहेंशन वाला है। इसकी आपको जो लेटर राइटिंग वाले हैं, पत्रावली जितनी भी हैं, ठीक है, उन सब के ऊपर आपको ध्यान देना है कि फॉर्मेटिंग के ऊपर ध्यान देना है। फॉर्मेटिंग के मार्क्स हैं, ठीक है। तो आप एक काम करिए, जैसे मेरी एक स्ट्रेटजी थी, ये जो पत्र वगैरह जितने भी थे, इसकी मैंने हर एक पत्र की एक फॉर्मेट लिख लिया था। यानी कि कोई एक पर्टिकुलर पत्र था, उसको लिख के और स्टेपल करके अपने पास रख लिया था। सारे ऐसे कुल मिला के 8 से 10 होते थे, जिसमें परिपत्र था, निविदा थी, ठीक है, ये सारी चीज़ें थी। तो इसका फॉर्मेट आपको कंटिन्यूसली देखते रहना है ताकि आप कंठस्थ हो जाए कि कहाँ कहाँ क्या क्या आएगा, ठीक है। फॉर्मेट के ऊपर ध्यान देना है। और 1-2 निबंध की प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, ठीक है। कहीं से भी आप निबंध उठा लीजिए, लिख लीजिए, वो आपका कवर हो जाएगा। नहीं तो आप ये जो जनरल स्टडीज़ के 3 पेपर है ना, इसकी अगर इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका फाइनली निबंध वाली प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ठीक है। दूसरा आता है इंग्लिश। अब देखिए, इंग्लिश के अंदर भी 2 हैं। एक जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं उनको क्या करना है, और जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो क्या करना है। देखिए, आपकी इंग्लिश आती है 80 मार्क्स की, ठीक है। लास्ट टाइम मेरा स्कोर था 40, विच इज़ अ वेरी गुड स्कोर। लेकिन मैंने क्या गलती करी थी जिस वजह से मेरी रैंक थोड़ी सी पीछे आई थी, उसका रीज़न ये था कि मैंने हिंदी को उतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया। तो आप ये देखिए कि आउट ऑफ 80 मेरे मार्क्स 40 थे, बट 120 में से मेरा स्कोर बहुत कम था, मतलब 54 के अराउंड ही था। तो मेरा ओवरऑल स्कोर भी 94 ही बैठा था लास्ट टाइम जब 21 का था, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे को ये जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि आप इंग्लिश को वेटेज दीजिए, बट उसके साथ साथ आपको इस पर्टिकुलर पोर्शन 50 नंबर के ऊपर ध्यान देना ही देना है। और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। चाहे आप इंग्लिश की डेली प्रैक्टिस ना करें, आपको अगर एक प्रॉपर ग्रामर के रूल्स याद हैं तो ठीक है, नहीं तो आप कॉम्प्रीहेंशन में स्कोर कर लेंगे जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं। लेकिन आपको हिंदी के ऊपर गिव अप नहीं करना है। हिंदी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यही आपके सिलेक्शन और आपकी रैंक को डिसाइड करने वाला पोर्शन है, इंग्लिश नहीं है। इंग्लिश कभी भी मार्जिन क्रिएट आपका नहीं कर पाएगा। दूसरी चीज़, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनको मैंने बता दिया, हिंदी के ऊपर तो कमांड उनकी होनी ही होनी चाहिए, क्योंकि आपका इंग्लिश में स्कोर उतना नहीं आता है जनरली, ये एक ट्रेंड रहा है, ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, आप जो है वोकेबलरी के ऊपर ध्यान दे सकते हैं, ठीक है। सिनोनिम्स हो गए,
एंटोनिम्स हो गए, इनको तो आप रट्टा मार ही सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपके 10-12 मार्क्स जो हैं वो स्टार्टिंग वाले वहाँ पे आप स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, आप जो कॉम्प्रीहेंशन वाला पोर्शन है जहाँ पर आपको पैराग्राफ प्रीसी राइटिंग हो गई, पैराग्राफ हो गया, लेटर हो गया, इनके फॉर्मेट के ऊपर फोकस कर लीजिए आप, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपको भले ही आप लैंग्वेज उतनी अच्छी नहीं लिख पाएँ इंग्लिश के अंदर, लेकिन आपकी फॉर्मेटिंग अच्छी होगी तो आपको थोड़े बहुत मार्क्स उसके अंदर मिल सकते हैं। मान लीजिए 10 में से आपको 3 दे दिए, 2 दे दिए, तो दैट वुड बी मतलब एक एड ऑन होगा आपके लिए, ठीक है। तो आगे चल के आप जो स्कोर है वो 25 to 30 आप लेके आ सकते हैं। और फिर आपकी अगर हिंदी स्ट्रांग है तो आप जो है कम्पीट कर पाएंगे जो ओवरऑल कंपटीशन है उसके साथ, ठीक है। तो ये मेरे कहने का मकसद ये था कि ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसको आपको नोट डाउन करना है, ठीक है। एंड आप इसको समय की कमी थी, इस वजह से मैंने इसको बहुत जल्दी वीडियोस बनाने की कोशिश करी, लेकिन ये मेरी स्ट्रेटजी हमेशा से ही रही है। लास्ट टाइम भी मेरी यही स्ट्रेटजी रही थी। अभी मेरे थोड़े इंटरव्यू कॉल है तो इस वजह से मैं थोड़ा सा व्यस्त रह सकता हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी वीडियोस जो हैं, आगे वीडियोस जो हैं वो भी बना सकूँ। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, और अगर आपको ये स्ट्रेटजी सही लगती है तो ठीक है, नहीं तो इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करके भी आप अपने अनुसार उसको ढाल सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, एंड आई होप आप लोग बहुत जल्दी इस एग्ज़ाम को क्लियर करें एंड अच्छी रैंक के साथ क्लियर करें। और कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट। जय हिंद।